ये कहानी है लखनऊ शहर की, जहां राम प्यारे अपने प्यारे से परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सरोज, बड़ा बेटा तरण, छोटा बेटा संजय और बड़ी बहू शालिनी थे। संजय की शादी अभी नहीं हुई थी, पर उसकी शादी का समय बहुत ही नजदीक था। जी, मैं क्या कह रही थी। तुम क्या कह रही थी वो तो तुम्हें ही पता होगा। मैं कोई अंतर्यामी बाबा तो हूँ नहीं जो मन की बात जान लूँ। ओफो, आपको ना बस हर समय मजाक सूझता रहता है। हंसते खिलते रहने से त्वचा जवान रहती है। तुम्हारी तरह सीरियस रहने लगूंगा तो तुम्हारी तरह मेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं? अरे तुम कैसी बात कर रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं तो ऐसा कह रहा हूँ। जाओ जी, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा, सॉरी सॉरी, बताओ क्या बात है। क्या बात कहने आई थी। मैं तो संजय की शादी की बात करने आई थी। क्या सही मुद्दा उठाया माँ आपने। मैं भी ना ऐसे ही कुछ कहने वाला था। तो आप लोगों की नज़र में कोई लड़की है या यूं ही बस सभी बातें कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ बातें ही है, लेकिन तुम सब लोग हरी झंडी तो दिखाओ, फिर बात आगे बढ़ाते। ढूंढते हैं कोई लड़की। हाँ, सबकी तरफ से हाँ ही है। कोई लाल झंडी क्यों दिखाएगा भला। बुला लो कल पंडित जी को। ठीक है, पर आप लोगों को नहीं लगता कि हमें संजय से एक बार पूछ लेना चाहिए? हमारे खानदान में हमेशा अरेंज मैरिज ही हुई है। लव मैरिज का कोई स्कोप ही नहीं है, तो उससे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है फिर। अगले दिन पंडित जी समय से राम प्यारे के घर पहुंच गए। सरोज ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और कहा, पंडित जी, अब आप हमारे संजय के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिए। हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जो हमारे परिवार के लिए सही हो। पंडित जी ने अपनी बड़ी सी पोटली खोली, जिसमें रिश्तों के फोटो और उनकी जानकारी भरी पड़ी थी। उन्होंने पहला फोटो निकाला और कहा, ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, एमबीए किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। शालिनी ने फोटो को गौर से देखा और बोली, लेकिन इसकी हाइट इतनी छोटी क्यों है? भैया इसके साथ खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ के पास गमला रखा हो। पंडित जी ने दूसरा फोटो निकाला। ये लड़की बहुत अमीर घर की है, इसके पिता करोड़पति है, दहेज में गाड़ी और फ्लैट भी मिलेगा। अरे ये घर का कोई काम ही नहीं करेगी। ऐसे घर की लड़कियां तो रोटी भी नहीं बनाती। हमारे घर में ऐसी बहू नहीं चलेगी भाई। कोई हमारे जैसे स्टेटस वाला रिश्ता दिखाइए। अरे सरोज, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रिश्ता लेने के लिए इंटरव्यू कर रही हो। थोड़ी रियायत भी दे दो। आप चुप रहिए जी, ये घर चलाना आसान काम नहीं है। पंडित जी ने थोड़ा रुककर सोचा और फिर एक और फोटो निकाली। ये लड़की नीलम है, मिडिल क्लास है, हर काम में निपुण, पूजा पाठ में रुचि रखने वाली और एक पैर पर खड़े होकर घर चला सकती। यह हर मायने में सर्वगुण संपन्न है। सरोज की आंखें चमक उठी। यही लड़की चाहिए हमें। पंडित जी, इस रिश्ते पर बात आगे कीजिए। मम्मी, मेरी शादी की बात चल रही है और मुझे नहीं बताया जा रहा। अरे तो क्या हुआ, हमने तेरे लिए लड़की देखनी शुरू की है। ये देख नीलम की फोटो। सरोज ने उसे नीलम की फोटो दिखाई और पंडित ने उसे नीलम के बारे में बताया तो संजय हैरान रह गया। मम्मी, ये लड़की तो मेरे से बिल्कुल उलट है। मैं मस्त मौला हूँ, ये इतनी गंभीर धार्मिक, हमारी बिल्कुल नहीं जमेगी। तुझे कुछ नहीं पता, ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। घर का काम जानती है, संस्कारी है। पंडित जी भी कह रहे हैं कि इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। नीलम जैसे गुणवान रिश्ते अब दुर्लभ है, और वैसे भी ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। संजय बेटा, शादी करके हर मर्द पछताता ही है, चाहे किसी से भी कर लो। इसलिए ज्यादा सोच मत। हाँ बोल दे बस। पापा, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। बस, बात खत्म। यह रिश्ता पक्का हो गया है। अब जो भी कहना है शादी के बाद कहना। संजय के नकारने के बावजूद सरोज ने नीलम से रिश्ता पक्का कर दिया। पंडित जी ने मुहूर्त देखकर तारीख तय कर दी और कुछ ही समय में उनकी शादी हो गई। और नीलम शादी के बाद राम प्यारे के घर पहुंची। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दरवाजे पर स्वागत के लिए शालिनी ने आरती की थाली तैयार की थी। सरोज ने हल्दी और चावल का कलश रखा। जैसे ही नीलम ने घर में कदम रखा, सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। आओ नीलम, तुम इस घर में बहू नहीं, इस घर की छोटी बेटी हो। और हाँ, घबराना मत, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं, बड़ी बहन बनकर रहूंगी। और मैं भी तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम अपना मायका भूल जाओगी। जी माँ जी।
नीलम ने सभी के पैर छुए और मुस्कुराती रही। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। शालिनी ने नीलम को उसका कमरा दिखाया और वहां बिठाकर वापस आ गई। फिर सुहाग रात का समय आया। संजय, जो पहले से ही नीलम को लेकर कंफ्यूज था, सोच रहा था कि अब तो शादी हो गई है तो बातचीत करके थोड़ा रिश्ता मजबूत किया जाए। तो मैडम, आपको कैसा लगा मैं और मेरा घर? ठीक है। बस ठीक? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ा खुलकर बात करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। जी। जी? और कुछ? नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय ने झल्लाकर करवट ली और सो गया। उनका वैवाहिक जीवन किसी तरह शुरू हो गया था। नीलम अपने शर्मीले स्वभाव के कारण ज्यादा खुल नहीं पाती थी और संजय उसकी इस आदत से चिढ़ने लगा था। एक दिन संजय ने नीलम से कहा कि वो सोशल मीडिया के लिए एक प्यारी सी रोमांटिक वीडियो बनाए। देखो आजकल ना हर नया कपल ऐसा करता है, चलो हम भी बनाते हैं, लोग हमें पसंद करेंगे, ये आज का ट्रेंड है। मुझे नहीं करना ये सब, मुझे शर्म आती है। अरे इसमें क्या बुराई है? और शर्म की क्या बात? अब शर्माना छोड़ दो, तुम संजय की वाइफ हो। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है, इसे सबके सामने दिखाने की जरूरत नहीं। नजर भी लग सकती है। नजर? अरे यार, तुम तो कोई सीरियल की सासू माँ लग रही हो, हर बात में पुरानी सोच। संजय गुस्से में वहां से चला गया। राम प्यारे ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। इस घटना के बाद दोनों में एक खटास सी आ गई। एक दिन शाम को संजय ने नीलम से कहा कि वो उसके साथ एक पब में चले जहां उसके दोस्त का जन्मदिन मनाया जा रहा था। नीलम, जल्दी तैयार हो जाओ, आज रात पार्टी में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। आज हमें पब में जाना है। पब? मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है, वहाँ अश्लीलता होती है। और फिर जन्मदिन तो मंदिर में मनाना चाहिए। मंदिर? तुम्हें सच में लगता है मेरे दोस्त मंदिर में केक काटेंगे? यू आर सच एन इडियट। पब में लोग शराब पीते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, हम ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए। ओहो, तब मुझे इस पर भी लेक्चर मिलेगा। तुम मेरी पत्नी हो, कोई स्कूल प्रिंसिपल नहीं हो। हर बार मेरा मूड खराब कर देती हो। संजय गुस्से में अकेले ही पार्टी में चला गया। संजय और नीलम के विचारों में फर्क उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रहा था। नीलम अपनी सादगी और परंपराओं में जीती थी, जबकि संजय मॉडर्न सोच का था। संजय के अकेले पार्टी में जाने के बाद नीलम बेहद उदास हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर उनके रिश्ते में इतनी खटास क्यों आ रही है। तभी सरोज ने आवाज लगाई, नीलम, जरा मेरे लिए चाय तो बना दो, दिन भर की थकान हो गई है। नीलम ने तुरंत हामी भरी और रसोई में चली गई, लेकिन उसकी उदासी और ध्यान भटकने का नतीजा ये हुआ कि वो चाय में चीनी की जगह नमक डालकर ले आई। बाप रे, ये क्या है? चाय है कि समंदर का पानी? नमक क्यों डाल दिया? सॉरी माँ जी, मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान कहीं और था? क्या हुआ? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? वो संजय जी मुझसे नाराज होकर पार्टी में अकेले चले गए। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सरोज ने नीलम को पास बिठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे बहू, ये तो नई नई शादी का हिस्सा है। शुरू शुरू में पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ जी, हम तो बिल्कुल अलग है। वो इतने मॉडर्न है और मैं तो उन्हें कहीं से सूट ही नहीं करती। अरे ये तो अच्छा है, पति पत्नी को एक जैसे होने की जरूरत ही नहीं होती। जहाँ तुम कम हो वहाँ वो संभाल लेगा, जहाँ वो कम है वहाँ तुम संभाल लेना। रिश्ते ऐसे ही तो चलते हैं। चलो अब मुस्कुराओ। नीलम सरोज की बातों से थोड़ा हल्का महसूस करने लगी और मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद संजय अपने दोस्तों को घर लेकर आया। उसके दोस्त दरअसल नीलम से मिलना चाहते थे, पर वो कहीं बाहर नहीं जाती थी। उनके आने पर नीलम ने बड़ी मेहनत से उनके लिए नाश्ता और खाना बनाया, लेकिन वो उनसे खुलकर बात करने में झिझक रही थी। अरे नीलम, इतना काम मत करो, आओ मेरे दोस्तों से मिलो। ये सिर्फ मुझसे नहीं, तुमसे भी मिलने आए हैं। नीलम शर्माती हुई वहां जाकर बैठ गई। संजय के दोस्त, जो सभी मॉडर्न थे, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे। हेलो भाभी जी, आई एम बॉब, वेलकम टू आवर ग्रुप। जी नमस्ते। ये देखकर सभी दोस्त थोड़ा असहज हो गए और संजय के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी। भाभी जी, आप तो बहुत शांत लगती हैं, हमारी तरह बातें करना सीख जाइए। मैं पराये मर्दों से बात नहीं करती, सॉरी। ये सुनकर सभी हंसने लगे। तभी संजय की एक दोस्त सिया, जो काफी तेज तर्रार लग रही थी, वो बोली, अरे वाह, भाभी जी तो बड़ी संस्कारी निकली। अब समझ में आया संजय क्यों परेशान रहते हैं। उसे चाहिए थी शीला,
और मिल गई मेरा। संजय ये सुनकर चिढ़ गया। सारे दोस्त उस पर हंस रहे थे। उसके दोस्त तो थोड़ी देर के बाद चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद घर में बवाल हो गया। नीलम, तुम्हारी इस हरकत ने मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। कौन सा जमाना है ये, पराये मर्दों से बात नहीं करती। तुम्हें तो बस चुप रहना आता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक है। हक? तुम्हारे इस हक की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। तुमसे ही शादी करके फंस गया हूं मैं। इतना भी कौन इंट्रोवर्ट होता है कि ढंग से बात भी ना करे। संजय गुस्से में बाहर चला गया और नीलम रोने लगी। तभी शालिनी ने आकर उसे चुप कराया। अरे नीलम, रो क्यों रही हो? ये सब नई शादी का हिस्सा है। तुम्हें भी देवर जी के हिसाब से खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा ना। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की तो ये रिश्ता कैसे चलेगा बताओ? लेकिन दीदी, वो मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे तो तुम शुरू करो। एक बार तुमने पहल कर दी तो देखना सब ठीक हो जाएगा। नीलम ने सब ठीक करने का सोचा और अगली सुबह 6 बजे संजय को उठाया। संजय जी उठिए, आज मंगलवार है, मंदिर चलते हैं। नीलम प्लीज सोने दो, इतनी जल्दी कौन उठता है? प्लीज, मंदिर जाना जरूरी है। अरे चुप करो। अगर आज के बाद इतनी जल्दी उठाया तो कमरे में घुसने नहीं दूंगा। जाओ सोने दो मुझे। नीलम निराश होकर बाहर आ गई। शालिनी उस समय जाग रही थी तो उसने शालिनी को ये बात बताई, जिस पर वो बोली तुम भी ना कमाल करती हो, देवर जी को सुबह सुबह मंदिर ले जा रही हो। चलो मैं तुम्हें मंदिर ले चलती हूँ। शालिनी ने नीलम को मंदिर ले जाकर उसका मन हल्का किया। कुछ दिनों बाद नीलम का जन्मदिन आया। सुबह सुबह वो मंदिर होकर लौटी और घर में सबको प्रसाद दिया। सबने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तभी संजय ने कहा, हैप्पी बर्थडे नीलम, चलो आज किसी क्लब में शानदार पार्टी करते हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं घर पर ही अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। आप बस शाम को जल्दी आ जाना। घर पर? तुम कभी कुछ नया क्यों नहीं सोचती? ठीक है, शाम को देखता हूँ। संजय मुंह बनाकर घर से निकल गया। नीलम ने शालिनी को साथ लिया और शाम के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गई। वो पूरे दिल से मेहनत कर रही थी ताकि सब खुश हो जाए। शाम हुई और घर में खाने की खुशबू फैल गई, लेकिन संजय का कोई अता पता नहीं था। नीलम बार बार घड़ी देख रही थी। रात हो गई लेकिन संजय तब भी नहीं आया। संजय जी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं फ़ोन करती हूँ। उसने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन की घंटी बजती रही। संजय ने कॉल ही नहीं उठाया। नीलम की आंखें भर आई। अरे बेटा चिंता मत करो, वो आ जाएगा। कहीं काम में फंस गया होगा। हैं? चलो तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। घर वालों ने नीलम का जन्मदिन बड़े प्यार से मनाया। केक काटा गया, सबने गाने गाए और नीलम के बनाए पकवान खाए। सरोज, शालिनी और बाकी परिवार ने उसे अलग अलग तरह के तोहफे दिए। देखो तुम्हारे लिए मेरी पसंद की साड़ी, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद दीदी। नीलम ने सबका आभार व्यक्त किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे उदासी साफ झलक रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नीलम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और संजय को देखा। वो अंदर आया लेकिन उसकी चाल में कोई खेद नहीं था। इतनी देर क्यों हुई? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे आप? मैं दोस्तों के साथ बिजी था। तुम्हारे इस घर वाले बर्थडे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो क्या मैं आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हूँ कि आपको मेरे जन्मदिन पर भी वक्त नहीं मिला? तुम्हारे जैसे लोगों के साथ वक्त बिताने का मन ही नहीं करता। हमेशा पुराने ख्यालात और बोरिंग प्लान। नीलम का गुस्सा फूट पड़ा। आपके लिए मैं कितनी मेहनत से सब कुछ करती हूँ और आपको मेरी भावनाओं की कोई परवाह ही नहीं है। भावना है? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नीलम के आंसू छलक पड़े। उसकी तेज आवाज सुनकर सरोज और शालिनी दौड़कर कमरे में आए। ये क्या हो रहा है? दोनों चिल्लाना बंद करो। नीलम क्या हुआ? रो मत, इस तरह से कोई हल नहीं निकलेगा। मैंने सिर्फ अपने पति का साथ चाहा था। क्या ये मेरी गलती है? और मैंने सिर्फ एक लाइफ पार्टनर चाहा था जो मेरे साथ चल सके, ना कि मुझे वापस पाषाण युग में खिंच जाए। बस करो संजय, क्या यह है तुम्हारे बोलने का तरीका? नीलम तुमसे प्यार करती है और तुम उसका इस तरह अपमान कर रहे हो। रिश्ते में एक दूसरे को समझना पड़ता है। अगर तुम अपनी शिकायतें प्यार से बोलते तो बात और बेहतर होती। संजय ने सरोज और शालिनी की बातें सुनकर सर झुका लिया। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ठीक है, सॉरी, मुझे गुस्से में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये गलती आप लोगों की है। मैंने इस शादी के लिए मना किया था पर आप लोग नहीं माने।
नीलम कुछ नहीं बोली। उसने बस चुपचाप अपने आंसू पोंछे। सरोज ने माहौल को शांत किया और सबको आराम करने को कहा। एक दिन पंडित जी अचानक सरोज से मिलने उनके घर आए। सरोज ने उनका स्वागत किया और चाय नाश्ते का इंतजाम किया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। तो बहन जी, नीलम और संजय की शादी कैसी चल रही है? सब ठीक है पंडित जी, बस दोनों के स्वभाव थोड़े अलग हैं तो कभी कभी अनबन हो जाती है। अरे ये तो हर रिश्ते में होता है। भगवान की बनाई हर जोड़ी में थोड़ा बहुत उलट फेर तो रहता ही है। इसी बीच संजय घर में दाखिल हुआ। उसने पंडित जी को देखा और तेजी से उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। पंडित जी, क्या कमाल की शादी करवाई आपने, मजा आ गया। पंडित जी उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाए और इसे खुशी मानते हुए मुस्कुरा दिए। अरे वाह बेटा, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। खुश? महाखुश। रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। संजय रसोई में गया और ट्रे में चाय लेकर लौटा। लीजिए पंडित जी, खास आपके लिए बनाई है। पंडित जी ने चाय का घूंट लिया और तुरंत चौंक कर खड़े हो गए। अरे ये कैसी चाय है, इसमें तो नमक ही नमक है। पंडित जी, आपने कहा था ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। नमक चीनी का ऑपोजिट है, पर क्या चीनी की जगह नमक डालना सही है? नहीं ना। तो फिर मेरे और नीलम के साथ ऐसा क्यों किया? संजय, ये क्या बकवास कर रहे हो? पंडित जी का अपमान मत करो। मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, पंडित जी की सोच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन ये भी तो सच है, जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। जोड़ियां ऊपर बनती है, तुम्हारी भी वहीं बनी है। पर पंडित जी, हमें साथ क्यों लाया गया? हम इतने अलग हैं। यही तो जीवन है बेटा, हर रिश्ता आपकी मेहनत मांगता है। तुम दोनों को समझना होगा कि एक दूसरे के साथ तुम क्यों हो। अगर समझ जाओगे तो जीवन आसान हो जाएगा। पंडित जी अपनी बात कहकर चले गए। उनकी बातों ने संजय को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने नीलम की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। रात में संजय ने नीलम से बात की। नीलम, अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी। हम में से कोई गलत नहीं है, बस हम दोनों अलग हैं। संजय जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं अब से आपकी बातों को समझने की कोशिश करूंगी। शायद मॉडर्न होना इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और नई शुरुआत करने का वादा किया। उनके इस फैसले से पूरा परिवार भी बहुत खुश हुआ। गुजरात में रहने वाली आनंदी बेन 3 बेटों की माँ थी। आनंदी की मंझले बेटे जगदीश की शादी का मौका था। चारों तरफ खूब चहल पहल थी। घर की बड़ी बहू मीनाक्षी भारी साड़ी और सोने के गहनों में लदी हुई खड़ी थी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन न जाने क्यों जगदीश की दुल्हन मोहिनी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। क्या बात है मोहिनी, बहुत परेशान दिख रही है। ठीक तो हो ना तुम? भाभी, घबराहट सी हो रही है। मैं ये शादी करके ठीक तो कर रही हूँ ना। अरे पगली, शादी के समय लड़कियों को थोड़ी घबराहट तो होती है, तो क्यों चिंता कर रही है? तेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। और फिर मैं हूं ना तेरी जेठानी, तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझ। जेठानी की प्यार भरी बातें सुनकर मोहिनी को अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में मोहिनी के फेरे जगदीश के साथ हुए और फिर विदा होकर वो अपने ससुराल आ गई। गृह प्रवेश के बाद, ए बड़ी बहू, जरा इधर तो आना। जी माँ जी, क्या हुआ? ए महारानी, अब गहने पहनकर जी भर के इतरा लियो तो उतार कर ये गहने मेरे हाथ में दे दो। हाँ माँ जी, लीजिए ना। सास की एक आवाज़ पर बड़ी बहू ने अपने सारे गहने उतारकर सास के हाथ में थमा दिए। कुछ देर बाद मोहिनी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई, जिसमें सास आनंदीबेन ने बड़ी बहू से उतरवाए हुए सारे गहने उपहार स्वरूप मझली बहू के हाथ में थमा दिए थे। भारी भरकम कमरबंद रानी हार, सोने के कंगन, झुमके और इतने खूबसूरत गहनों को देखकर मोहिनी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। भाभी, लगता है माँ जी ने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। मुझे भी हूबहू वैसे ही गहने चढ़ाए जैसे आपने हमारी शादी में पहने हुए थे। भाभी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? सासू माँ ने कहा है कि मैं आज की मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए यही साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊं। इस परिवार में आकर जैसे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। इतने कीमती कपड़े जेवर पहनकर मैं ना बिल्कुल किसी राजकुमारी सी नजर आऊंगी। 1 साल पहले। ये ले बहू गहने और ये साड़ियाँ सब आज से तेरा। और सुन, ये जो लाल गोटे वाली साड़ी है ना, यही पहन कर तैयार हो ना मुँह दिखाई के लिए। और जो बाकी बची साड़ियाँ है ना, उन्हें संभाल कर अलमारी में रख लेना। एक एक साड़ी 10,000 से कम नहीं है, सिर्फ खास खास मौकों पर पहनना। माँ जी, आप चिंता मत करिए।
मैं इन साड़ियों को खास मौक़ों पर ही पहनूंगी, शादी के 5 दिन बाद। बहू, हम कह रहे कि दिखाओ जरा तुम्हारे मायके के सारे गहने कहाँ है, हाँ? और ऐसा कर, जो मुंह दिखाई में मैंने तुझे गहने दिए थे ना, वो भी लेकर आना। देख रही है ना आजकल माहौल कितना खराब है। मैं संभाल कर लोकर में रखवा देती हूँ, जब कहीं जाना होगा तो ओम से कहकर लोकर से मंगवा लूंगी। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, आप गहने लॉकर में ही रखवा दीजिए। कुछ दिन बाद, बहुत बन ली तू सेठानी, ये महंगी साड़ियाँ जेवर पहन के। ऐसा है कि अब काम संभालने का वक्त आ गया है। वैसे भी इन भारी भरकम साड़ियों को पहनकर तुझसे काम तो होने से रहा है, तो इसलिए मैं तेरे लिए ये हल्की साड़ियाँ लेकर आई हूँ। इन्हें पहन और लग जा काम पर। 6 महीने में जगदीश का भी ब्याह करने का है। ये साड़ियाँ जेवर उसकी बीवी को भी तो चढ़ाने हैं। इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि बार बार गहने और कपड़ों में पैसा खर्च करूँगी। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो काम करने के लिए नौकर है ना, फिर मैं क्यों? ये कोई नौकर वोकर नहीं है इस घर में। और बहू को क्या फोड़े पर घिस लगाने के लिए लाई हूँ मैं इस घर में, जो घर के काम नौकरों से करवाऊंगी? अरे 2-4 दिन के लिए गांव से बुलवाया था उन्हें। अब आज से तू लग जा काम पर, चल। सास की बातें सुनकर बड़ी बहू जैसे सपने से जाग गई थी। अभी तक खुद को किसी राजकुमारी की तरह महसूस कर रही मीनाक्षी को एक पल में अपनी सही जगह नजर आ गई थी। कहाँ खो गई भाभी आप? आपको मेरी साड़ी पसंद नहीं आई क्या? पसंद क्यों नहीं आएगी, बहुत खूबसूरत है। अब तो इन साड़ियों को ही निहारती रहेगी क्या? वैसे भी ये भारी भरकम साड़ियाँ, महंगे जेवर सिर्फ 4 दिन की चांदनी होते हैं। असल ज़िंदगी इन साड़ी और जेवरों से बहुत अलग होती है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, आप कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, तू छोड़ ये सब। मोहिनी की शादी को तकरीबन 7 दिन बीत गए थे। हर रोज़ मोहिनी सास की दी हुई महंगी साड़ियाँ और गहनों को पहनकर किसी राजकुमारी की तरह सजती और खुद को आईने में देखकर खूब इतराती। 8वें दिन, मोहिनी बहू, बहुत आराम कर लिया तुमने। देखो तुम्हारी जेठानी अकेले पूरे घर में काम में लगी रहती है। हाँ, अब कल से अपनी जेठानी के साथ काम में हाथ बटाओ। और सुनो, घर और रसोई का काम करते इतने भारी भरकम गहने तो पहनोगी नहीं है? तो ऐसा करो, अपने मायके और ससुराल के जितने भी महंगे गहने कपड़े वगैरह है ना, सब लाकर मुझे दे दो। मैं संभाल कर अपने पास रख लेती हूँ। जब कहीं जाना होगा तो मुझसे लेकर पहन लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। एक बार मोहिनी ने अपने महंगे जेवर, कपड़े और मुंह दिखाए कि मिले हुए रुपए सास को थमाए तो अगले दिन से मोहिनी की हैसियत घर में राजकुमारी से सीधा नौकरानी जैसी हो गई थी। ये लो, ये मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं। आज से तुम्हें यही साड़ियाँ पहन कर रहना है। हो माँ जी, आपने कहा मैं भारी साड़ियाँ पहनकर काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे हल्की साड़ियाँ पहननी चाहिए। ठीक है, उस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी पहनी हुई पुरानी साड़ियाँ पहनना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर अपने आप कुछ हल्की साड़ियाँ ले आती हूँ। ए देख रहा है जगदीश, तू यहाँ खड़ा है और तेरे सामने तेरी बीवी मुझसे जीबान लड़ा रही है। अब मेरे होते हुए ये महारानी खुद बाजार जाकर अपने लिए कपड़े लेकर आएगी हैं? अभी तेरी सास जिंदा है। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखने का, हमारी घर की बहुएं आंख और नाक खुले रखती है और मुंह बंद, एकदम बंद। ये बात जितनी जल्दी तुझे समझ में आ जाएगी उतना तेरे लिए अच्छा होगा। तेरे ज्यादा ही पर निकला है क्या? जब माँ तुझे साड़ियाँ दे रही है तो जुबान क्यों चला रही है? बिना कपड़ों के तो नहीं रख रहे ना तुझे। खाने के लिए रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है और रहने के लिए ये 4 दीवारी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अच्छे घर की बहुओं की बस रोटी, कपड़ा और ससुराल, इतनी ही जरूरत होती है। इससे ज्यादा दिमाग लड़ाने वाली लड़कियों का मेरे घर में टिक पाना मुश्किल है भाई। ओ, ये कान खोल कर सुन लेना बहू। सास के जाने के बाद, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था भाभी। मेरी छठी इंद्री ने तो मुझे शादी से पहले ही एहसास करा दिया था कि मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। लेकिन आपकी मक्खनदार बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी नरक में लेकर आने के लिए नाचते हुए मेरे दरवाजे पर बारात लेकर आए थे ना आप लोग। आपका जीवन तो नरक था ही,
आपने मेरा जीवन भी नरक कर दिया। इस घर में औरतों की इज्जत एक दरवाजे पर पड़े हुए पायदान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है पगली, अभी तो नई नहीं है ना, इसलिए तुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ दिनों में तुझे भी मेरी तरह आदत हो जाएगी। आप करती रहिए बर्दाश्त, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं आज ही अपने पापा को फोन करके यहाँ बुलाऊंगी। मोहिनी अपने पापा को फ़ोन करती है और रो रो कर उन्हें सारी बात बता देती है। मोहिनी की रोती हुई आवाज़ सुनकर मोहिनी के पापा अगले ही दिन उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। देख लीजिए पापा अपनी बेटी की हालत। आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखेंगे, यही कहकर ब्याह कर लाए थे ना ये लोग मुझे। शादी को 5 दिन नहीं बीते कि मेरी सास ने मेरे गहने, कपड़े, रुपए सब कुछ अपने पास रखकर उसमें ताला लगा दिया और मुझे पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े दिए। घर में कामों में मदद करने के लिए एक नौकर तक नहीं है, न कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, न घर की साफ सफाई करने के लिए कोई नौकरानी आती है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, हम दोनों देवरानी जेठानी पूरा दिन बैल की तरह सिर्फ घर के कामों में जुटे रहते हैं। इतना करने के बाद भी इस घर में हमें मान सम्मान नहीं मिलता। ये तो गलत बात है समदन जी। अभी मोहिनी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं? आप अपने घर का जेवर उसे नहीं देना चाहती, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से मिले हुए कपड़े और गहने तो उसे पहनने दीजिए। हमने अपनी बेटी से कभी ज़्यादा काम नहीं करवाया। रसोई का काम वो बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन इस समय बहुत सर्दियाँ हैं, हो सके तो एक काम वाली लगवा दीजिए, दोनों बच्चियों को थोड़ा आराम हो जाएगा। देखिए समधी जी, आज तो आपने अपनी बेटी के बुलाने पर यहाँ आने की गलती कर दी, लेकिन अगर आज के बाद आप अपनी बेटी की हिमायत लेने के लिए इस घर में आए ना, तो उस दिन के बाद आपकी बेटी लौटकर कभी अपने ससुराल नहीं आएगी। हो, सारी जिंदगी अपने घर में बिठा कर रखिएगा अपनी बेटी को। और मेरे बेटे से तो ये उम्मीद ही मत करना कि आपकी बेटी के 2 आंसू टपकाने पर वो उसकी बातों में आ जाएगा। मेरे बेटे वही करेंगे जो मैं कहूँगी, और मेरे कहे बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप यहाँ आ गए हैं तो अपनी बेटी को ये बात समझा कर जाइए कि अब ये 4 दीवारी उसका संसार है, इसमें खुश रहना सीख ले, वरना सारी उम्र एक छोड़ी हुई औरत का तमगा लेकर जीना पड़ेगा उसे। मेरे दरवाजे पर जाकर नाक भी रगड़ेंगे ना आप लोग, तब भी आपकी बेटी का स्वीकार नहीं करूँगी मैं। समदन के मुंह से कड़वे बोल सुनने के बाद मोहिनी के पिता घबरा जाते हैं। देख बेटा, समदन जी ठीक कह रही है, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। दुख सुख तो सबके जीवन में आते हैं। अब तू इस घर को ही अपना सब कुछ समझ और जैसा तेरी सास कहती है ना वैसा कर। मुझे अभी अपनी 2 बेटियों की शादी भी तो करानी है, मैं तुझे सारी उम्र मायके में बिठा कर तो नहीं रख सकता। इतना कहकर मोहिनी के पापा चले जाते हैं। मोहिनी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती है। अब समझ में आ गया ना तुझे कि मैं क्यों कह रही थी कि कुछ दिनों में तुझे इस माहौल की आदत हो जाएगी। देख पगली, ज़्यादा शोर शराबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, होगा वही जो माँ जी चाहेंगी। इसलिए अब जो हो गया सो हो गया, इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर ले। जितनी जल्दी तू इस घर के माहौल में ढल जाएगी उतनी जल्दी तेरी तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। भाभी कितना कड़वा बोलती है माँ आप लोगों से, कैसे बर्दाश्त करती हैं आप माँ की बातें? विरोध क्यों नहीं करती कभी उनकी बातों का? मुझे तो ये समझ में नहीं आता देवर जी कि माँ जी ने आपको कौन सी घुट्टी चटाकर बड़ा किया है जो आप घर में हमेशा सबके खिलाफ ही रहते हो। माँ जी और आपके दोनों बड़े भाई एक तरफ और आप एक तरफ। भाभी मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देता हूँ और मैं जानता हूँ कि माँ आपके साथ गलत कर रही है। मेरे दोनों भाई तो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं और उन्हें अपनी पत्नियों के साथ हो रहा अन्याय नजर नहीं आ रहा। मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं जब तक कि दोनों भाई कुछ नहीं कहते। रहने दीजिए देवर जी, माँ जी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी तकलीफ़ समझते हो, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम तो बस भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी पत्नी को ये सब ना झेलना पड़े जो हम इस घर में झेल रहे हैं। कुछ दिन बाद माँ, हमारे जय के लिए एक रिश्ता आया है। बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी है। उनका कहना है कि यदि हमारे घर में उनका रिश्ता हो जाए तो वो हमारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार है। इकलौती बेटी है, अपने साथ मोटा दहेज भी लाएगी और व्यापार में हमारी तरक्की भी होगी। पैसों के लालच में आनंदीबेन जल्दी ही जय की शादी श्री से करने के लिए तैयार हो जाती हैं। शादी के बाद भाभी ये कैसी साड़ियाँ पहनते हैं आप लोग?
घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर क्या ज़रूरत है आप लोगों को ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनने की। आज हम सब मॉल चल रहे हैं, वहाँ से आपको बढ़िया डिज़ाइनर साड़ियाँ दिलवाऊंगी मैं। तीनों बाहर ही खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। श्री की बात सुनकर दोनों जिठानियां घबरा जाती हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? हमारे कपड़ों में क्या खराबी है? भाभी एकदम ठीक कह रही है। वैसे भी हम औरतें बाजार नहीं जाती और तुम्हें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चाहिए माँ जी को बता दो, माँ जी मंगवा देंगी। अरे माँ जी क्यों मंगवा देगी, मैं खुद जाकर लेकर आऊँगी ना जो मुझे पसंद होगा। माँ जी की पसंद के कपड़े क्यों पहनूंगी मैं भला। अरे तुम क्यों हमारे साथ साथ अपनी भी शामत बुला रही हो? छोड़ो ना। और वैसे भी घर में वही होता है जो माँ जी कहती हैं। हम बहू हैं, हमें अपनी मर्जी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे आप बहू हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप एक इंसान नहीं रही। हर इंसान को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार होता है, और माँ जी आपसे ये अधिकार कैसे छीन सकती है। माँ जी को मैं देख लूँगी, अभी आप लोग मेरे साथ चल रही हो बस। श्री ने तो जिद ही पकड़ ली थी। वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद से हार मानकर दोनों जिठानी उसके साथ मॉल जाकर कपड़े खरीदने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2 घंटे बाद जब तीनों हाथ में शॉपिंग बैग्स लेकर वापस घर लौटती हैं तो उन्हें देखकर सास गुस्से में लाल पीली हो जाती है। अरे भाभी, आज तो घर में कोई नहीं है, आज हम तीनों पार्टी करेंगे। बताइए आप लोगों की पसंद की क्या डिश है, मैं अभी होटल से ऑर्डर करती हूँ। अरे रहने दो ना श्री, देखा था ना उस दिन तुम्हारे साथ हम बाज़ार गए थे तो माँ जी कितना नाराज़ हो गई थी। माँ जी ने बोला है आलू मटर बनाने के लिए, चुपचाप वही बना लेते हैं। और पेट तो आलू मटर से भर ही जाता है, क्या ज़रूरत है होटल का खाना मंगवाने की। भाभी क्या हो गया है आप लोगों को, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इंसानों के बीच में रह रही हूँ। आप दोनों तो जैसे माँ जी के रिमोट से चलने वाली मशीन हो। माँ जी जो बटन दबाती है उतना ही काम करते हो आप लोग। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ना आपकी पसंद के कपड़े पहनते हो, ना अपनी पसंद का कभी खाना खाती हो, घर से बाहर नहीं जाती, ना कभी हंसती हो ना मुस्कुराती हो। क्या है ये सब। इतना सब जो तू देख रही है ना छोटी, सब 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन बाद तेरे साथ भी वही सब होने वाला है जो हमारे साथ हुआ था। जो गहने कपड़े देखकर तो खुद को रानी महारानी समझ रही है ना, वो सब कभी हमें भी मिले थे। फिर उसके बाद हमें भी सौगात में ये फटी पुरानी साड़ियाँ और घर के काम मिले। तेरे साथ भी वही होने वाला है। इसलिए माँ जी से बैर करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा जीना और मुश्किल कर देगी वो। इसलिए घर में वही होता है जो माँ जी चाहती हैं। जिससे गुस्से में उसका खून खौल उठता है। लगता है तुम तीनों अपनी औकात भूल गई हो। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। छोटी के दम पर फूदक रही हो ना तुम तीनों। सबसे पहले इसी की अकल ठिकाने लगवाती हूँ। ए जगदीश, फोन लगा इसके बाप को। जगदीश की फ़ोन करने के 10 मिनट के अंदर ही श्री के पापा उनके घर पहुंच गए थे। क्या हुआ श्री बेटा, इतनी रात को तेरी सास ने मुझे फ़ोन करके यहाँ क्यों बुलवाया? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा। मेरी सास चाहती है कि मेरी शादी में मिला हुआ सारा सामान, गहने कपड़े रुपए सब मैं अपनी सासू माँ को दे दूँ और उनके दिए हुए ये पुराने फटे चिथड़े पहनकर इस घर में उनके आगे पीछे घूमूं। इस घर में बहू को अपनी पसंद से खाने की, पहनने की, मुंह से आवाज़ निकालने की भी परमिशन नहीं है। ना वो घर से बाहर जा सकती है, ना अपने दोस्तों से मिल सकती है। सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर जी रही है मेरी दोनों जिठानी। और जब मैंने ये सब करने से मना कर दिया तो इन्होंने आपको बुलाकर यहाँ बिठा लिया। ए साहिब समधी जी, ये मेरा घर है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। आपकी बेटी की कैंची की तरह कट 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 जुबान चलती है। ऐसी लड़की का गुजारा मेरे घर में नहीं है। हाँ, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। नमस्ते। मैं जय को बोलकर जल्दी ही तलाक के कागज आपको भिजवा दूंगी। अरे मम्मी क्या कह रही हो? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। ये सिर्फ हमारे समधी नहीं, बिजनेस पार्टनर भी है। और बिजनेस में इनकी पार्टनरशिप 75% है और हमारी 25। अगर ये शादी कैंसिल होगी तो ये अपनी डील ख़त्म कर देंगे और फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। हम लोगों ने अपनी सारी सेविंग नए बिजनेस पर लगा दी थी। उस समय तो आप कह रही थी इकलौती बेटी है, इसका बाप ये पैसा लेकर कहाँ जाएगा, 100% के मालिक बन जाएंगे हम लोग। 100% के मालिक नहीं बनेंगे, 100% कंगाल हो जाएंगे हम लोग। ए बॉस भाई साहब, हमने तो ये कहने के लिए बुलाया था कि आपकी श्री के विचार बहुत अच्छे। मैं तो कह रही हूँ आज के बाद ये घर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे श्री बोलेगी।
बच्चों की तो खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की उम्र है। आज से घर में सब काम मेरी बहू की पसंद से ही होंगे। मेरा क्या है, मुझे तो 2 रोटी मिलती रहे और क्या। आनंदीबेन की अकल ठिकाने पर आ गई थी और उस दिन के बाद ससुराल बहुओं की हंसी से रोशन हो गया था।